हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देन क्लास 98। हम लोग एनुअल एग्जामिनेशन 2026 वार्षिक परीक्षा 2026 क्लास 9 का मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये आप लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है। और पिछले 3 क्लास में हम इसका ऑब्जेक्टिव, पहला क्लास में 1 से 56 तक ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए थे, और दूसरा क्लास में 57 से 100, और तीसरा क्लास में जो है लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का 1 से लेकर 15 तक का सॉल्व कर चुके थे। 1 से लेकर 15 तक का सॉल्व कर चुके थे। इस क्लास में हम 16 से लेकर 30 तक का जितना भी है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके बताएंगे। हालांकि इसमें आप लोगों को जो है केवल 15 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, ठीक है। केवल 15 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। हम आपको 30 क्वेश्चन बता दे रहे हैं इसलिए ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो 15 तक तो क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन है कि यदि समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण A बराबर 110 डिग्री है तो कोण B, कोण C और कोण D के मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपका 16वां क्वेश्चन है समांतर चतुर्भुज ABCD में। तो समांतर यहाँ पर लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण A बराबर 110 डिग्री। कोण A बराबर 110 डिग्री। तो चूँकि चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है तो कोण A बराबर कोण C होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं प्रमेय नंबर 20 के अनुसार। तो कोण A बराबर होगा कोण C। कोण C बराबर हो जाएगा 110 डिग्री। कोण B, कोण C और कोण D का मान ज्ञात करना है। तो कोण A बराबर कोण C बराबर 110 डिग्री, क्योंकि यहाँ लिख देंगे समांतर चतुर्भुज के पोस्ट में लिख देंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख को कोण A बराबर दिया है 110 डिग्री, तो कोण C बराबर भी क्या हो जाएगा 110 डिग्री। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये आपका था प्रमेय नंबर 20। प्रमेय नंबर 20 हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। प्रमेय नंबर 20 है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इसके आधार पर आपका हो गया ये कोण A बराबर कोण C हो गया, वो 110 डिग्री। अब लिखेंगे चूँकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल जो होता है, यहाँ पर चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है। चूँकि समांतर चतुर्भुज सम्मुख कोण बराबर है, जैसे कोण B बराबर क्या हो जाएगा, कोण B बराबर कोण D भी होगा। कोण B बराबर यहाँ पर लिख देंगे कि और कोण B बराबर कोण D होगा। यह ज्ञात करना है। कोण B बराबर कोण D होगा चूँकि चतुर्भुज के चारों कोण का योगफल 360 डिग्री होता है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर क्या हो जाएगा 360 डिग्री। इसे लिखेंगे कोण A प्लस कोण C प्लस में कोण B प्लस कोण D बराबर होगा 360 डिग्री। कोण A प्लस कोण C, कोण B प्लस कोण D कितना हो जाएगा, कोण B प्लस कोण D बराबर हो जाएगा 360 डिग्री माइनस कोण A और माइनस कोण C। तो कितना हो जाएगा -110 माइनस कोण A प्लस कोण C। तो आपका हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 110 प्लस कोण A बराबर 110 और कोण C बराबर 110। तो 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री। तो कोण B प्लस कोण D बराबर हो जाएगा 0 × 4 140 डिग्री होगा। कोण B प्लस कोण D आ गया 140 डिग्री। यहाँ पर कोण B प्लस कोण D बराबर हो गया 140 डिग्री। अब चूँकि कोण B और बराबर है कोण D, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कोण B बराबर हो गया 140 डिग्री। क्योंकि यहाँ पर लिख देंगे चूँकि कोण B बराबर है कोण D के। कोण B बराबर कोण D के समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कोण B बराबर कितना हो जाएगा 140 बटा में 2 बराबर 70 डिग्री बराबर कोण D। तो कोण B बराबर कोण D बराबर आ गया 70 डिग्री और कोण A कोण C कितना है 110 डिग्री।
इस तरह से चारों कोण निकल गया, 70 डिग्री और ये भी हो गया 70 डिग्री। ठीक है, 16 नंबर हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आपका 16 सॉल्व हो गया, 16 का हो गया। 17 क्वेश्चन का रहा है, यदि ओ त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है और OD लंब है BC, तो सिद्ध करें कि कोण BOD बराबर कोण A। तो यहाँ पर हम 17 को यहाँ पर ABC का ये O जो है त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है। परिकेंद्र त्रिभुज के तीनों शीर्ष से जो वृत्त होकर गुजरती है उसी वृत्त का केंद्र को परिकेंद्र बोलते हैं। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है कि त्रिभुज O जो है त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है। यहाँ से देख लीजिए 17 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहे हैं। ओ त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है, दिया हुआ है OD लंब है BC पर, सिद्ध करना है कि कोण BOD बराबर, यह कोण BOD बराबर सिद्ध करना है, यह कोण A के बराबर होगा, यही सिद्ध करना है। तो रचना कर लगे, BO और OC को मिला देंगे, BO और OC को मिला देंगे। ठीक है, उपपत्ति में लिखेंगे चूँकि O त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है, O त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है। ठीक है, O त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये क्या OA क्या है, त्रिज्या है, सभी त्रिज्या है। OA बराबर OB बराबर OC होगा क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए क्या हो जाएगा OA बराबर OB बराबर OC। हमको केवल OB और OC से मतलब है, तो चूँकि OB बराबर OC हो गया तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि OB बराबर OC, इसलिए त्रिभुज OBC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज OBC एक समद्विबाहु त्रिभुज है और जो है OD है लंब BC पर है, OD लंब BC पर है। तो यदि कोई त्रिभुज ABC कोई त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है और उसके शीर्ष से आधार पर लंब डाला जाता है तो वह आधार को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए BD बराबर आपका हो जाएगा DC, इसलिए BD बराबर हो जाएगा DC, क्योंकि त्रिभुज OBC एक समद्विबाहु त्रिभुज है और इसके शीर्ष O से आधार पर लंब डाला गया है, OD लंब है BC पर, इसलिए BD बराबर DC। इसको एक और तरीका से सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ पर BD बराबर हमको DC को दिखाना ही है, तो BD एक समकोण त्रिभुज है, OBD क्या एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज BD बराबर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से OB का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा OB का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर, और CD का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा OC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर। और चूँकि OB बराबर है OC के और OD तो दोनों में उभयनिष्ठ है, इस प्रकार क्या हो जाएगा BD का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा DC का स्क्वायर, तो BD बराबर DC। ये मान लेते हैं आपका फर्स्ट समीकरण। ठीक है, अब चलिए त्रिभुज OBD और त्रिभुज ODC में OCD में OB बराबर है OC के, त्रिभुज OBD में OB है, OCD में OC, OB बराबर है OC के। ये क्या है, दोनों त्रिज्या है, यहाँ पर त्रिज्या लिख देते हैं। ये परिकेंद्र है तो इसलिए OB बराबर OC हो गया, OA बराबर OB बराबर OC होगा क्योंकि O जो है त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है। इतना हो गया, OB बराबर OC और OD बराबर OD, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, दोनों में उभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ है। और जो BD बराबर DC, यह समीकरण फर्स्ट से यहाँ पर लिख देंगे, समीकरण फर्स्ट से प्राप्त किए हैं। OBC एक समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर लंब डाला गया है, इसलिए
जो लंब डाला गया है आधार बीसी को समद्विभाजित करेगा, इसलिए बी डी बराबर डी सी। एक और तरीका बता भी दिया आपको पाइथागोरस थ्योरम से, बी डी का स्क्वायर बराबर होगा डी सी का स्क्वायर। तो इस प्रकार बी डी बराबर डी सी होगा। तो यह क्या है, ये भी भुजा हो गया, ये आपका भुजा हो गया, यह भुजा हो गया, ये भी हो गया आपका भुजा भुजा भुजा, और ये भी हो गया भुजा। तो भुजा भुजा इसलिए लिखेंगे भुजा 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 सर्वांग समता प्रमेय से, भुजा 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 सर्वांग समता प्रमेय से। आपका सर्वांग समता प्रमेय नंबर कितना था, हम लोग पढ़े थे, सर्वांग समता प्रमेय 13 नंबर था। भुजा 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 सर्वांग समता प्रमेय से क्या होगा, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। प्रमेय से त्रिभुज जो है क्या लिखें, त्रिभुज ओ बी डी, त्रिभुज ओ बी डी, यहाँ पर जो लिखे हैं वही सी को उतार देंगे। त्रिभुज ओ बी डी सर्वांगसम हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज त्रिभुज ओ सी डी के। अब चूँकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा और संगत कोण बराबर होते हैं, और त्रिभुज बी ओ डी और त्रिभुज डी ओ सी सर्वांगसम हो गए, तो इसके कोण जो है कोण बी ओ डी बराबर क्या हो जाएगा, कोण सी ओ डी। कोण बी ओ डी बराबर हो जाएगा कोण सी ओ डी, संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए लिखेंगे कोण बी ओ डी बराबर हो जाएगा कोण सी ओ डी के, क्योंकि हो जाएगा सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण CPCT, शॉर्टकट में लिख देंगे CPCT रूल से, CPCT कॉरस्पेंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो यहाँ इतना हो गया, कोण BOD बराबर हो गया कोण COD। ये आपका सेकंड मान लेते हैं, सेकंड समीकरण मान लिया, सेकंड समीकरण। अब चलिए अब लिखेंगे कोण BOD बराबर कोण COD हो गया, इसलिए अब कोण BOC बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए कोण BOC बराबर क्या होगा, कोण BOD प्लस कोण COD। ये दोनों कोणों का योग बराबर होगा कोण BOC। उसी चीज़ को हम यहाँ लिख रहे हैं, कोण BOC बराबर हो गया कोण BOD प्लस में कोण COD, प्लस कोण COD। तो कोण BOC बराबर, चूँकि BOD बराबर है कोण COD के, तो यहाँ पर हो जाएगा कोण BOD प्लस कोण COD के लिख सकते हैं, कोण BOD प्लस कोण BOD। यहाँ पर लिख देंगे समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से आपका कोण BOD बराबर कोण COD है, कोण BOC बराबर क्या हो जाएगा, 2 कोण BOD, 2 कोण BOD। कोण BOC को क्या लिख सकते हैं, कोण BOC बराबर होगा, कोण BOC बराबर हो गया 2 कोण A होगा, 2 कोण A होगा, क्योंकि प्रमेय नंबर 37 के अनुसार, प्रमेय नंबर 37 के अनुसार जो है कोण BOC बराबर इसको लिख सकते हैं 2 कोण A, 2 कोण A बराबर बता रहे हैं आपको प्रमेय नंबर 37 क्या है, 2 कोण BOD। आपका जो है प्रमेय नंबर 37 में है कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण जो होता है वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो इस तरह से कोण AOB बराबर क्या होगा, 2 कोण ADB, यहाँ पर आपको दिखाया गया है। तो इसी तरह से प्रमेय नंबर 37 अभी हम लोग जो है अभी क्लास 9 में प्रश्नमाला जो है 9B को सॉल्व कर रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ पर हैं, प्रश्नमाला 9B को सॉल्व कर रहे हैं। तो इधर भी अभी पहुँचे नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इसको समाप्त करेंगे, वृत्त भी पढ़ाएंगे, सभी क्लास 9 का सभी चैप्टर को हम लोग सॉल्व करेंगे। फिलहाल अभी प्रश्नावली 9B को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है प्रमेय नंबर 37 के अनुसार एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ये चाप जो है केंद्र पर अंतरित कोण जो होता है वृत्त के शेष भाग के किसी भी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। इस प्रकार कोण AOB बराबर होगा 2 कोण ADB के। तो इसी तरह से यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ पर देखिए कोण BOC जो है केंद्र पर अंतरित कोण जो है वृत्त के किसी परिधि पर अंतरित कोण का दुगना होगा, ठीक है। इस तरह से कोण BOC बराबर क्या हो जाएगा, 2 कोण A हो जाएगा। कोण BOC बराबर 2 कोण A यहाँ पर लिख देंगे कोष्ठ में, क्योंकि यहाँ पर लिख देंगे कोष्ठ में प्रमेय नंबर 37 से, प्रमेय नंबर 37 से केंद्र पर का कोण जो होता है, केंद्र
केंद्र पर का कोण, केंद्र पर का कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। बने कोण का दुगुना होता है, दुगुना होता है। इसलिए कोण BOC बराबर हो जाएगा 2 कोण A, ठीक है। इतना हो गया। कोण BOC बराबर हो गया 2 कोण A बराबर कितना हो जाएगा, इधर है 2 कोण BOD, तो 2 2 कट जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, कोण A बराबर हो जाएगा कोण BOD। यही सिद्ध करना था हम लोग को। अतः कोण BOD बराबर कोण A आपका क्या हो गया, ये सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, ठीक है। यहाँ पर फिर से देख लीजिए, कोण BOC बराबर होगा 2 कोण A प्रमेय नंबर 37 के अनुसार। तो यहाँ पर रख दिए हैं कोण BOC बराबर 2 कोण A बराबर 2 कोण BOD। इस प्रकार कोण BOD बराबर कोण A आपका सिद्ध हो गया। तो इस तरह से हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपका हो गया 16 हो गया, 17 हो गया, ठीक है। 16 17 हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है x के किस मान के लिए रेखाएं L और M एक दूसरे के समांतर होंगी। तो इसी को इसी पर सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर दोनों रेखाएं समांतर हैं, L और M समांतर हैं, इसलिए दोनों संगत कोण बराबर होंगे। तो ठीक है, यहाँ पर लिख के ही आपको समझा देते हैं। अठारह नंबर क्वेश्चन। अठारह नंबर क्वेश्चन, x के किस मान के लिए रेखाएं L और M एक दूसरे के समांतर होंगी। तो यहाँ पर L और M समांतर रेखाएं हैं, यहाँ पर लिख देंगे। चूँकि L और M जो हैं समांतर रेखाएं हैं, इसलिए संगत कोण बराबर होंगे। इसलिए संगत कोण बराबर होंगे। तो संगत कोण बराबर होंगे तो 3x - 10 बराबर क्या हो जाएगा, 2x + 20। x का मान निकालना है, 2x + 20 हो जाएगा। तो 3x इधर 3x - 2x बराबर क्या हो जाएगा, 20 है, और इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 10। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 30 डिग्री। x बराबर 30 डिग्री, यही आंसर हो जाएगा। 18 हो गया आपका। 19 क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है कि एक समलंब चतुर्भुज के दो समांतर भुजाएं 14 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर लंबी है तथा उनके बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं आपको। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का जोग, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का जोग गुना में ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 1/2 गुना में समांतर भुजाएं कितना है, 14 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। दोनों को जोड़ देंगे, 14 + 10 गुना में उनके बीच की दूरी यानी कि ऊंचाई जो है 8 सेंटीमीटर है। बीच की दूरी मतलब कि लंबिक दूरी, जो ये आपका समलंब चतुर्भुज होगा, ठीक है। ये समलंब चतुर्भुज होगा, ये आपका है 10 है, ये 14 है, और इसके बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर, यानी कि इस पर से ये लंब डाला गया, ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 8। तो 1/2 गुना में 14 10 24 गुना में 8 है, कटा देंगे 12 हो जाएगा, 12 8 है 96। किस में है यूनिट देख लीजिए, तो सेंटीमीटर है, तो 96 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। यूनिट हमेशा ध्यान रखिएगा किस यूनिट में है और वही यूनिट आंसर में लिखिएगा। 96 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका उत्तर हो जाएगा। 19 हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन है कि 7 सरंगतम SS भुजा कोण भुजा सर्वसमता नियम को लिखें। तो भुजा कोण भुजा सर्वसमता नियम को
आप लोगों को याद होगा भुजा कोण भुजा सलंग समता नियम, उसमें है कि दो त्रिभुज जो है ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, दो त्रिभुज सलंग होते हैं, ये आपका है सास, ये अभिगृहित है, ठीक है। बाकी सब पर में है, ये ध्यान रखना है, बाकी सब पर में है, ये अभिगृहित है। तो दो त्रिभुज सलंग होते हैं यदि और केवल यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं एवं उनके अंतरित कोण तथा दूसरे त्रिभुज की तदनुरूपी दोनों भुजाएं एवं अंतरित कोण क्रमशः बराबर हों तो ये दोनों त्रिभुज सलंग थे। यही इसी को लिख देना है बस। ये आपका हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन हो गया। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 21 क्वेश्चन कह रहा है कि 21 नंबर क्वेश्चन है, सॉल्व कर देते हैं। यदि एक त्रिभुज की भुजाएं दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर 34, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ए बराबर कितना है 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। बी बराबर कितना है 30 सेंटीमीटर, बी बराबर है 30 सेंटीमीटर और सी बराबर है 34 सेंटीमीटर। तो एस बराबर निकाल लेंगे। एस बराबर अर्ध परिमाप, एस को क्या बोलते हैं अर्ध परिमाप। ए प्लस परिमाप कितना होगा ए प्लस बी प्लस सी बटा में, ए प्लस बी प्लस सी परिमाप हो गया उसका अर्ध आधा, तो ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2, इसको क्या हो जाएगा 16 प्लस 30 प्लस 34 बटा में 2। तो इसको जोड़िए कितना हो जाएगा 4 6 4 10 के 0, 6 4 10 0 हाथ में लगल 1, 3 1 4 3 7 1 8, 80 हो गया, ठीक है। 80 बटा में 2, तो एस बराबर निकल गया 40। 30 30 60 10 70 80, ठीक है। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो बराबर क्या हो जाएगा, एस का मान कितना है 40 इंटू ए का मान है 16, तो 40 माइनस 16 इंटू 40 माइनस 30 इंटू 40 माइनस 34, 40 माइनस 34 इतना हो गया। इसके बाद इसको घटा देंगे, 40 गुना 40 में से 16 घटाएंगे 10 में से 6 हो गया 4 और 3 में से गया 24 बच गया। 40 में से 30 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 होगा, 40 में से 34 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। अब इसको जो है रूट अंडर निकलना है, तो यहाँ पर देख लीजिए 10 है, इसको लिख सकते हैं 40 को लिख। अब इसको जोड़ा बनाते हैं ताकि रूट निकल जाए आसानी से। 4 गुना 10 हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 24 को लिख सकते हैं 4 गुना में 6 गुना में 10 गुना ये गुना 10 गुना 6। 40 को लिख दिए 4 गुना में 10, 24 को लिख दिए 4 गुना 6, आपका 10 गुना 6 ही आपका हो गया। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा कितना, इसको 4 को एक जगह कीजिए गुना में, 10 को एक जगह कीजिए और गुना में 6 को एक जगह कीजिए, 6 गुना में 6। तो इस प्रकार रूट अंडर हटेगा तो क्या हो जाएगा, ये एक हट जाएगा, कितना हो जाएगा 4 गुना में 10 गुना में 6, तो आपका कितना होगा 6 चौका 24 है, 24 गुना में 10 बराबर 240, ठीक है। यूनिट है सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, 240 वर्ग सेंटीमीटर जो है यही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन हो गया। 21 नंबर क्वेश्चन यही था। 21 नंबर क्वेश्चन आपका है। 21 नंबर क्वेश्चन फिर से देख लीजिए एक बार। 21 हो गया। 22 क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन है, एक घन का प्रत्येक किनारा 7 सेंटीमीटर है। तो ए बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, घन का किनारा दिया है, या लिखिएगा कि घन का भुजा दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a स्क्वायर होता है, 6a स्क्वायर होता है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो कितना हो जाएगा, ये दिया हुआ 6 गुना में 7 का स्क्वायर, 6 गुना में 49 सेंटीमीटर में है तो क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गुना कर देते हैं तो 6 9 54, 4 हाथ में लागल 5 और 6 चौका 24 है 5 29, 6 20 5 6 9 54 5 और 6 294 वर्ग सेंटीमीटर जो है 294 वर्ग सेंटीमीटर, इसका वर्ग सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। 22 हो गया। 23 क्वेश्चन कह रहा है, 23 क्वेश्चन कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय बेलन का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 8.8 मीटर स्क्वायर। तो बेलन का दिया हुआ है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr/h होता है। दिया हुआ है बराबर है आपका 8.8 वर्ग मीटर। मीटर में है, यूनिट पर ध्यान देना है, मीटर में है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 1.4 मीटर तो उसकी ऊंचाई r बराबर दिया है 1.4 मीटर। तो 2πr/h बराबर कितना है 8.8। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना में पाई का मान रखेंगे 22/7 गुना में r का आपको दिया हुआ है 1.4 गुना में h बराबर है 8.8। तो यहाँ कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये आपका कितना हो जाएगा 7 दूनी का 14 बट्टा में इसको 10 कर देते हैं, 7 दूनी का 14 हो जाएगा। तो h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा, इधर ला देते हैं 8.8 तो रह गया। और गुना में कौन कौन जाएगा, नीचे में केवल इधर 10 है तो ऊपर चल जाएगा 10। इसके बाद इधर ऊपर में कितना है 22 गुना में 4 है, 22 गुना में 4, 22 गुना 4 क्या होता है 88 होता है। तो ये आपका हटेगा तो कितना हो जाएगा, ये गुना में 10 कट जाएगा और 88 और 22 चौका 88 ये भी कट जाएगा। तो h बराबर क्या आ जाएगा, h बराबर 1 आ गया। इस प्रकार h बराबर क्या आ जाएगा 1 मीटर आंसर हो जाएगा। यूनिट मीटर में है, मीटर को हमेशा ध्यान रखना है, यूनिट को सॉरी। तो h बराबर 1 मीटर आपका आंसर हो गया 23 का 1 मीटर। 24 देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन। चौबीस नंबर क्वेश्चन है कि 24 नंबर 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन। तो r बराबर दिया है 21 सेंटीमीटर, लिखेंगे अर्धगोले का जो आयतन होता है, अर्धगोले का आयतन तब क्या होता है, गोला का आयतन होता है 4/3 πr³ और अर्धगोला का होता है 2/3 πr³, 2/3 πr³। तो यहाँ पर r का मान दिया हुआ है 2/3 गुना में पाई का मान रख दें 22/7, r³ मतलब कि 21 का क्यूब, 21 गुना में 21। यहाँ पर एगो तो कट गया 7 का 21, 3 से कट गया, बाकी को गुना कर देते हैं। 21 गुना 21 कितना होता है 441 हो गया, गुना में 44 से इसको गुना कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा 4 एक बार में गया जाएगा तो 4 हो जाएगा। 4 16 के 6 हाथ में लगल 1, 4 16 1 17। फिर 4 से ही करना है तो एक छोड़ के हटा के रख देंगे, 4 6 7 1, 4 हो गया। 6 4 10 के 0 हाथ में लगल 1, 7 6 13 14 4 हाथ में लगल 1, 7 1 8 1 9, आई आपका 19,000। अर्धगोला का आयतन हो जाएगा 19,404 घन, किस में है सेंटीमीटर में है, तो घन लिख देंगे, घन सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा 24 का। ठीक है, 24 का देख लिए, 24 का हो गया। 25 देखते हैं, 25 क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि एक घनाभाकार, 25 नंबर है, एक घनाभाकार पानी की टंकी 8 मीटर लंबी, 6 मीटर चौड़ी और 4 पॉइंट गहरी है। तो यहाँ पर 25 में देखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर जो है, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर L बराबर है 8 मीटर, B बराबर है 6 मीटर और C बराबर 4.5 मीटर। तो कह रहा है कि कितने लीटर पानी आ सकता है। तो इस घनाभ का जो आयतन होगा उतना ही लीटर इसमें पानी आ जाएगा। तो घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, L गुना में B गुना में H, तीनों को गुना कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 8 मीटर गुना में B है 6 मीटर गुना में 4.5 मीटर। तो आपका हो जाएगा 48 गुना में 4.5 मीटर क्यूब। ठीक है, इसको जो है कटाने से कोई फ़ायदा नहीं है, बटा में 10 करेंगे तो नीचे ही 1 मिनट कटा कर देख लेते हैं। इसको हटाते हैं तब 45 बटा में 10 होगा, तो 2 5 हो जाएगा, 2 5 10, ये आपका हो जाएगा 24, ये आपका हो गया 24 दूनी 48, ये आपका 5 9 45। तो 24 गुना 9 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 चौका 36 के 6, 9 चौका 36 6 में 3, 9 दूनी 18 3 21, 216 आपका हो जाएगा मीटर क्यूब, या लिख देंगे घन
25 है घन मीटर। इतना घन मीटर जो है इसमें पानी घन मीटर, मीटर क्यूब को क्या बोल सकते हैं, लीटर बोला जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 216 लीटर आंसर हो जाएगा, 216 लीटर आंसर, 216 लीटर आंसर हो जाएगा। 25 हो गया। 26 देखते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 25 आप लोग देख लिए, L गुना B गुना H। 26 क्वेश्चन कह रहा है कि 26 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन है, यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले आयतन दिया हुआ है तो इसका आधार का त्रिज्या, तो H बराबर है 9 सेंटीमीटर, आयतन है V जो है आयतन है 27 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसके आधार का त्रिज्या, तो V आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन जो होता है, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1/3 जो है पाई r² H बराबर है आपका 27 पाई, ठीक है। तो 1/3 पाई r² का मतलब r बराबर r² निकालना है, त्रिज्या निकालना है, गुना में H बराबर है 9 बराबर आपका हो गया 27 पाई, पाई कट गया और r² बराबर क्या हो जाएगा, r² बराबर हो जाएगा, ये 3 काट दीजिए, 3 काट दीजिए, तब हो जाएगा 27 बटा में 3 इधर जाएगा तो नीचे हो जाएगा 3 27 9, r बराबर क्या हो जाएगा √9 हो जाएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा कितना, त्रिज्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन जो होता है 1/3, यहाँ पर लिख देंगे शंकु का आयतन V बराबर 27 है। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² H। इस प्रकार आपका 26 हो गया। 27 क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 क्वेश्चन है कि 27 क्वेश्चन है, एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों की लंबाइयाँ निम्न है, इसकी माध्यिका ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या क्या, 154 है, 156 है, 161 है, 146 है, 150 है, 151 है, 148 है, 153 है, 145, फिर 149। कै गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको पहले जो है आरोही क्रम में सजाएंगे या बढ़ते क्रम में सजाएंगे या घटते क्रम में सजाएंगे। तो हम लोग जो है इसको बढ़ते क्रम में सजा देते हैं, ठीक है। तो बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो पहले कौन सा सबसे छोटा कौन सा है, यहाँ पर 145 है, ठीक है। 145 हो गया, इसके बाद इसके 146 भी है, 146, इसके बाद 146 के बाद क्या है, 148 है, 148 हो गया, 148 के बाद 49 भी है, 149 है, 150 है, ठीक है, 150 हो गया, 151 है, फिर आपको 152 नहीं है, 153 है, 153 है, 154 नहीं है, 154 भी है, आपका हो गया 154, इसके बाद 155 नहीं है, 156 यहाँ पर देख लीजिए, ये 10 गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक कौन सा छूट रहा है, 145 हो गया, 161 अभी छूट ही रहा है, ये आपका हो गया। इसके बाद है 161, ठीक है। गिनती जरूर कर लेना है कि कोई छूटे नहीं, ठीक है। तो इसको हम बढ़ते क्रम में सजा लिए। अब जो है यहाँ पर 10 गो अंक है, 10 गो लंबाइयाँ हैं। यदि विषम रहता लंबाई 9 रहता तो बीच का 1 आ जाता, लेकिन यहाँ पर सम है तो ये 2 बीच में आएगा, तो 2 बीच में आएगा तो दोनों का 1/2 कर, दोनों का हाफ कर देंगे, दोनों का जोड़ के हाफ कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 गो इधर से छांट दीजिए और 4 गो इधर से छांट दीजिए, बच गया कितना, 150 और 151। तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, माध्यिका बराबर हो जाएगा 150 प्लस 151/2। तो बराबर कितना हो जाएगा, ये 150 300 हुआ, एक बड़ा है तो कितना हो जाएगा 301/2, तो हो जाएगा 150.5। यही आपका माध्यिका हो जाएगा आंसर। तो 27 हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 में है कि गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने 100 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। तो
निम्नलिखित अंक प्राप्त किए तो आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर क्या होता है कि आंकड़ों का जोग बटा में आंकड़ों का संख्या, आंकड़ों का जोग बटा में आंकड़ों की संख्या। ठीक है, आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का जोग कर देंगे, सबको जोड़ देंगे, कितना है 42 प्लस 40 प्लस 49 प्लस 53 प्लस 47 प्लस 63 प्लस 55 प्लस 40 प्लस 98 प्लस 53 प्लस 99 प्लस 41 प्लस 43 प्लस 53 प्लस 61, 15 हो गया, बटा में हो जाएगा 15। हालांकि एग्ज़ाम में जो है ऐसे क्वेश्चन से बचिएगा, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, जोड़ने में केवल टाइम लगेगा। और बाकी जो क्वेश्चन है कि 15 प्रश्न का उत्तर देना है, तो इस तरह से आप लोग इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से जोड़ते हैं इकाई अंक पहले, तो 3 1 4, 4 3 7, 1 8, 8 9 17, 17 3 20, 8 28, 28 5 33। ठीक है, ये 5 है, 28 5 33, 33 3 36, 36 36 और 7 43, 43 3 46, 46 और 9 46 और 9 आपका हो जाएगा 9, 46 और 9 6 15, 55 हो गया, 55 2 57 के हो गया 7, हाथ में लग गया 5 लग गया, तो 5 6 11, 11 5 16, 16 4 20, 20 4 24 और 24 और 9 33, 24 9 33, 33 5 38, 38 38 और 9 47, 47 से 4 51, 5 56, 56 6 62, 62 4 66, 66 5 71, 71 4 75, 75 4 79 और 79 और 4 79 4 83, तब हो गया ये 83, 837 बटा में 15, कुछ कटने लायक है नहीं, जोड़ भी गलत हो सकता है। तो इस तरह से इससे क्वेश्चन से बचिएगा, लेकिन अगर ज़रूरत है तो बनाना ही पड़ेगा। एक बार फिर से जोड़ कर देख लेते हैं। 3 1 4, 4 3 7, 1 8, 8 9 17, 17 3 20, 20 8 28, 20 8 28, 28 5 33, 33 3 36, 36 से 7 43, 36 7 43 3 46, 46 और 9 जो है 46 9 55 हो जाएगा, 55 2 57, 57 5 5 6 11, 5 6 11, 5 16, 16 4 20, 4 24, 24 9 33, 33 5 38, 38 9 47, 38 9 47 से 4 51, 51 5 56, 56 6 62, 62 4 66, 66 5 71, 71 4 75, 75 4 79, 79 4 83। ठीक तो है, तो इसको भाग देंगे तो 15 बचे 75, 15 छक्का 90, 75 से 5 बार में ले जाएंगे, 15 5 75 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, तो 75 5 80, 80 5 3 8 87 बचा, तो फिर आपको 87 बच गया, तो 15 5 75, 15 छक्का 90 हो जाता है, तो ये आपका 55। इसके बाद जो है 75, फिर बच गया 12 शेष बच जाएगा, 15 8 20 से। ठीक है, 55.8 आपका आंसर हो जाएगा। 1 मिनट भाग करके देख लेते हैं। 15 5 75, 13 में से 5 गया 8, ठीक है, हो गया 87, 15 5 75, तो 7 में से 5 गया 2, 8 में 1 है, यहाँ पर दशमलव देंगे। ठीक है, 55 15 8 20, ठीक है, 55.8 आपका आंसर हो जाएगा। 28 हो गया, 28 क्वेश्चन हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 और 30 को सॉल्व कर देते हैं। इसी वीडियो तो थोड़ा लंबा हो गया है। एक सिक्कों को जो है 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बराबरता प्राप्त होती है। तो चीत 450 बार आ रहा है और पट जो है 550 बार आ रहा है। तो प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे चीत की प्रायिकता क्या हो जाएगा। चीत की प्रायिकता जो है कितना है, 450 है, दिया हुआ है। जो भी दिया हुआ है आप लोग लिख लीजिएगा पहले। तो चीत की प्रायिकता जो हो जाएगा
450 बटा में हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक है, इसको कटा भी सकते हैं, 5 9 45 और 5 20 100। इसका हो गया चित्त का प्रयोक्ता हो गया 9 बटा में 20, और पट के प्रयोक्ता जो हो जाएगा, पट की प्रायिकता जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 550 बटा में 1000, 550 बटा में 1000। ये तो कट गया, 5 से कटाएंगे तो आपका हो जाएगा 20 है, ये 11, तो आपका हो जाएगा 11 बटा में 20। यही दोनों आंसर हो जाएगा, 9 बटा 20 और 11 बटा में 20। शॉर्ट आंसर टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका हो जाएगा, ये देख लीजिए ना, 29 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लिए। 29 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका चित्त के प्रयोक्ता, पट के प्रयोक्ता। ठीक है, अब जो है 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहे हैं। कह रहा है कि थैला में 5 लाल 4 कुल गेंदों की संख्या निकाल लेंगे। कुल गेंदों की संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुल गेंदों की संख्या हो जाएगा 5 + 5 + 4 + 7, 5 4 9 + 7 बराबर 16 हो जाएगा। एक गेंद जो है यादृच्छिक रूप से निकाली जाए तो गेंद के काले होने की प्रयोक्ता, काले गेंदों की संख्या लिख देंगे, काले गेंदों की संख्या बराबर कितना है, काले गेंदों की संख्या बराबर है 4, 4 काली गेंदें ही 4, तो लिख देंगे काले होने की गेंद जो है, गेंद काले होने की प्रायिकता जो हो जाएगा, काले होने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, काले गेंदों की संख्या बटा में कुल गेंदों की संख्या, काले गेंदों की संख्या बटा में कुल गेंदों की संख्या बराबर हो जाएगा कितना, काले गेंद कितना है 4 और कुल गेंद है 16, तो 4 बटा में 16, तो बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1 बटा में 4 आंसर हो जाएगा, 1 बटा में 4 हो जाएगा। 30 का हो जाएगा 1 बटा में 4। ठीक है, 30 का हो जाएगा 1 बटा में 4। तो ये हम लोग जो है इस क्लास में 17 से लेकर 30 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब अगले क्लास में